तो QSC 1 में लेक्चर 17 है। आज का टॉपिक है जनरल रूल्स फॉर फिक्सिंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क। अलग अलग तरह के कार्य में कौन कौन सी यूनिट से मेजरमेंट करना है, इसे डिसाइड करने के क्या रूल्स हैं ये पढ़ेंगे। हमेशा की तरह CO कोर्स आउटकम, ये कौन सा सब्जेक्ट का कोर्स आउटकम अचीव होगा आज के लेक्चर से? मेज़रमेंट शीट को भरना, क्योंकि कौन सी यूनिट इस्तेमाल करनी है ये पता चल जाएगा, कौन सी यूनिट में मेज़रमेंट करना है ये पता चल जाएगा, तभी आप मेज़रमेंट शीट को भर पाओगे। और लर्निंग आउटकम, इस लेक्चर के अंत में आप अलग अलग मेज़रमेंट की यूनिट के बारे में पता चलेगा, उसके रूल्स क्या हैं जिससे फिक्स करते हैं कौन सी यूनिट उपयोग करनी है। तो सबसे पहली बात, ये यूनिट की बात ऐसे क्यों कर रहे हैं? अपने यहाँ ब्रिटिश का जब शासन था तो उस वजह से क्या ये इंच, फिट, मील ये यूनिट आ गई थी। वरना अपने यहाँ जैसे अपन पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो देखा होगा, जैसे जी की वैल्यू अपन क्या एज्यूम करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो इंच में या फिट पर सेकंड स्क्वायर में कितना है अपन नहीं ध्यान देते, क्योंकि कैलकुलेशन में मेट्रिक यूनिट या SI यूनिट ये ज़्यादा आसान पड़ती है। अभी इसमें क्या फ़ायदा रहता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर रहते हैं, तो थोड़ा राउंड फिगर का हिसाब रहता है। उधर फिट में 12 इंच हैं तो उधर थोड़ा कैलकुलेशन कठिन रहता है। इधर इंडिया में IS कोड 1200 इस नंबर का एक IS कोड है। इसको अगर तुम डाउनलोड करके पढ़ सको तो पढ़ो, इसको कहीं से हासिल करके। इसमें सब वो रूल लिखे हैं जो अपन पढ़ते हैं, जो किताबों में लिखे हैं और जो फॉलो किया जाता है। कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो इसको पढ़ लेना, और मेरी मानो तो इसको हासिल करके पढ़ ही लो। आगे भी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें भी जो लिखा हुआ है वो वही है जो इस IS कोड में लिखा है। IS कोड में इंडिया में SI यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट हो चुकी है, कई साल हो गए इस बात को। तो अपने फिट, वजन का पौंड एक होता है, पाउंड लगभग 452 ग्राम का होता है एक पाउंड, है ना। और इंच की यूनिट, फिट की यूनिट, मील की यूनिट ये अभी अपन नहीं उपयोग करते हैं, अपन SI यूनिट का उपयोग करते हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या है, डायरेक्टली इसकी बात करते हैं। यूनिट के कौन सी यूनिट में मेजरमेंट करना है उसको डिसाइड करने के कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ उसूल है। सबसे पहला उसूल ये है, द आइटम ऑफ वर्क विच आर मासिव। इसका मतलब क्या है? मतलब वो वर्क के आइटम, वर्क मतलब कौन सा बात हो रही है? कंस्ट्रक्शन का वर्क, निर्माण कार्य। निर्माण कार्य का कौन सा आइटम जो मासिव होता है? मासिव मतलब जिसका मास ज़्यादा होता है, कॉमा वॉल्यूमिनस मतलब जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, एंड थिक जिसकी मोटाई भी अधिक होती है। जैसे बीम का कार्य, स्लैब का कार्य, स्लैब भर रही है तो कंक्रीट का कार्य कह सकते हैं। इसी तरह से ईंट की जुड़ाई, मैसनरी का कार्य, वो भी इस प्रकार का जो मैसिव है, वॉल्यूमिनस है, थिक है। आगे क्या लिखा है, एंड विच हैव कंसिडरेबल डायमेंशंस इन ऑल द 3 डायरेक्शन, जिसकी कंसिडरेबल डायमेंशन तीनों दिशाओं में है। मोटाई, चौड़ाई और लंबाई, ये 3 डायमेंशन हो सकती हैं। ये तीनों ही अधिक हैं। किससे अधिक हैं?
इतनी अधिक है कि उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे पुताई की मोटाई कितनी होती है, एक दीवार पे पुताई कर दी तो दीवार की ऊंचाई और दीवार की चौड़ाई जितनी है उतनी पुताई की हो जाएगी, लेकिन वो पुताई की थिकनेस कितनी है वो निकालना कठिन है, क्योंकि पुताई एक तरह से लेमिनेशन जैसा हो रहा है। तो वहाँ पे केवल दो ही डायमेंशन कंसीडरेबल है, जिसे कंसीडर करना चाहिए। तीसरी दिशा नज़रअंदाज की जा सकती है, तीसरी दिशा नहीं, तीसरी डायमेंशन, थिकनेस, कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसा कार्य, निर्माण का कार्य का आइटम जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, उसे क्यूबिक मीटर में नापना है, क्यूबिक कंटेंट में नापना है। ये अपना पहला आदर्श है, प्रिंसिपल है। सेकंड क्या लिखा है? द आइटम ऑफ वर्क विच आर शैलो सरफेस ओरिएंटेड। शैलो मतलब छिछला, मतलब जिसकी सरफेस में गहराई कम है, एंड थिन, जो बहुत पतली है, बहुत पतला कार्य है, एंड विच है वन डायमेंशन डिफिकल्ट टू मेजर प्रिसाइजली। या फिर ये भी लिखा है कि या उसका एक ऐसी थिकनेस हो जिसे नापना बेहद कठिन है, एक्यूरेटली नापना कठिन है। एंड मेजर्ड इन एरिया, आर मेजर्ड इन एरिया और स्क्वायर यूनिट। तो ऐसे कार्य को एरिया में या स्क्वायर यूनिट में नापते हैं। मैं ये सब बात बता रहा था तो आपके दिमाग में चल गया होगा कि ऐसा कौन सा कार्य होता है। वही जो अभी बताया था, पुताई का कार्य। पुताई के कार्य में पुताई की मोटाई, थिकनेस नापना बहुत कठिन है अगर एक्यूरेटली नापना है तो। इसी प्रकार से प्लास्टर का भी होता है। प्लास्टर वैसे तो अपन पहले से ही डिसाइड करने के बाद ही बनवाते हैं। जैसे आधा इंची प्लास्टर है तो 12 mm का रहेगा, तो वो पता है कितना है। लेकिन बन जाने के बाद उसे बिना तोड़े क्या उसकी थिकनेस नाप सकते हैं आसानी से? अगर नाप भी लें तो किसी एक बिंदु पर नाप सकते हैं। किसी तरह से मान लो किनोर पे नाप लें, प्लास्टर जहाँ पे किया है अगर प्लेन है वो सरफेस, तो बिना तोड़े कैसे नापेंगे? मान लो एक सुई घुसा के अपन नाप लें ताज़ा प्लास्टर, तो वो थोड़ा तो ख़राब हो ही जाएगा हालांकि। पर अगर नाप भी लिया किसी तरह से तो वो किसी एक जगह पे नाप सकते हैं, पूरे में नहीं नाप पाएंगे अपन, पूरे में नहीं नाप सकते। जैसे प्लाईवुड की थिकनेस नापना आसान है, कहीं पे भी नाप सकते हैं अपन उसके चारों ओर। लेकिन फिर भी प्लाईवुड भी अगर आप खरीदने जाओ तो आप देखना, जैसे 18 mm प्लाईवुड आती है, 18 mm मोटाई की, 12 mm मोटाई की, ऐसे आती है प्लाईवुड। तो वो भी उसका एरिया कितना है उसमें रेट का मल्टीप्लाई करके वो रेट बताते हैं कितना है। जैसे 55 रुपये स्क्वायर फीट है, वो 3 फीट बाय 6 फीट की है, वो क्या बोलते हैं प्लाईवुड, तो वो उस हिसाब से रेट गुणा करके बता देता हूँ। वहाँ भी एरिया वाइज ही चलता है। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है, मोटाई कम है, उसे नापने का कार्य, उस कार्य को नापने को की यूनिट अपन एरिया में या स्क्वायर मीटर में लेते हैं। तीसरा यहाँ पे लिखा है, देखो, द आइटम ऑफ वर्क विच आर लॉन्ग, नैरो एंड थिन। विच आर लॉन्ग, लंबे हैं, नैरो यानी संकरे, पतले, एंड थिन, इसका मतलब भी होता है पतला, एंड विच हैव 2 डायमेंशंस डिफिकल्ट टू मेजर प्रिसाइजली। तो ये ऐसा कार्य है जिसमें 2 दूरियां या 2 दिशाओं में दूरी नापना बहुत कठिन है। एक्यूरेटली नापना है तो कठिन है, अंदाजे से नापना है तो कैसे भी नाप सकते हो, लेकिन मेज़रमेंट लेना है और उस बेसिस पे बिल बन रहा है तो एक्यूरेट तो नापना ही पड़ेगा। तो ऐसे अंदाजे वाला काम नहीं चलता। तो ऐसे कार्य को एक लीनियर दिशा में नापा जाता है, एक लाइन में नापा जाता है।
चौथा, जैसे कि द आइटम ऑफ वर्क विच आर डिफिकल्ट टू बी स्प्लिट अप इनटू सेपरेट आइटम एंड विच आर डिफिकल्ट टू मेजर आर मेजर्ड इन नंबर ऑफ यूनिट्स। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिन्हें फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता छोटे आइटम में, और उनका मेज़रमेंट भी कठिन होता है, तो उनको नंबर ऑफ यूनिट में मेज़र करते हैं। जैसे छोटे छोटे कुछ सजावट के हिस्से आते हैं बने बनाए पीवीसी के नहीं, पीपीसी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के, पीओपी के, उसको सजावट के लिए लगा सकते हैं मुंडेर के पास में। तो उसको नंबर ऑफ यूनिट, मतलब कितने मंगवाए, 10 मंगवाए, तो वो 10 लिख देंगे, उसकी यूनिट हो जाएगी 10। उसका मीटर क्यूब में नहीं निकालेंगे अपन कितना वॉल्यूम था, उसका एरिया भी नहीं निकालेंगे, उसको इस प्रकार से अपन रख लेते हैं। अगर उसकी ये सब नपती मुश्किल है तो। आखिरी पॉइंट और है, स्टील के वर्क का आइटम, उसमें स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन में, तो उसका वेट यूनिट रहती है, वजन। सम ऑफ द आइटम्स ऑफ स्टील वर्क विच रिक्वायर स्पेशल टेक्निक इन द कंस्ट्रक्शन आर मेजर्ड इन वेट यूनिट। सरिये भी जो अपन इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन में, उसको भी टन में यूनिट उसकी रहती है, टन, वजन उसका टन। टन मतलब 1000 किलो, टन मतलब 100 किलो नहीं, क्विंटल होता है 100 किलो। तो स्टील में इस प्रकार का यूनिट चलती है वजन की। अब आ जाते हैं रूल्स ऑफ मेजरमेंट क्या है। अभी वो पहले जो पढ़े थे वो प्रिंसिपल थे, अब पढ़ेंगे रूल्स। रूल में क्या है, पहला लिखा है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अभी अपन जब इसको फॉर्म को भरेंगे, मेजरमेंट का फॉर्म कैसे भरते हैं वो दिखाएंगे। तो जैसे मान लो उसमें लिखा है कि कंक्रीट का कार्य, आइटम नंबर 1, फिर उसमें कहाँ पे कंक्रीट का कार्य है, तो जैसे मान लो कहीं पे बीम लगी हुई है, उसके बारे में लिख रहे हैं कि बीम B1, मान लो अलग अलग प्रकार की बीम रहती हैं, तो उसको नाम दे देते हैं B1, B2, B3, B4, ऐसा करते हैं। कॉलम भी अलग अलग साइज़ के रहते हैं, लेकिन वो रिपीट भी हो रहे हैं, तो C1, C2, C3 ऐसे कर देते हैं। तो जैसे मान लो 200 बाय 300 mm की बीम है, तो उसको B1 प्रकार का नाम दे दिया। तो ये सब कौन से बीम का क्या नपती हो रही है, वो कहाँ पे है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन अपने आप पढ़ने के बाद समझ में आ जाए, इस प्रकार से लिखना होता है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, किसी को बैठ के समझाना ना पड़े। मेज़रमेंट फॉर्म को कोई भी आदमी देखे तो समझ जाए कि ये कौन सी वस्तु का नपती है, कौन से कार्य की नपती है। आगे लिखा है एंड इट शुड इंक्लूड ऑल द मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्ट, टूल, प्लांट्स। अब अगर एस्टिमेट बन ही रहा है तो सभी चीज़ों का उसमें इंक्लूज़न होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। लेबर कितनी लग रही है, मटेरियल कितना लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा आ रहा है उस मटेरियल के। टूल्स एंड प्लांट्स कुछ अलग प्रकार के ऐसे रहते हैं, छोटी छोटी सी क्रेन होती हैं जिसमें माल रख के ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, इस प्रकार के टूल्स होते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं। वाइब्रेटर होता है जिसे कंक्रीट को कॉम्पैक्शन करने में उपयोग किया जाता है, बबल्स निकल आते हैं बाहर। टेम्परेरी है, फॉर्म वर्क है। फॉर्म वर्क लिखा है इसमें, जो टेम्परेरी फॉर्म वर्क वो क्या होता है, जो तराफे लगते हैं, एक तरह से सांचा जैसा बन जाता है, तराफे एक जोड़ जोड़ के, उसके बाद उसमें कंक्रीट फिल करते हैं, उसे बोलते हैं टेम्परेरी फॉर्म वर्क, या फॉर्म वर्क भी कह सकते हैं, फॉर्म वर्क। सेकंड देखो क्या लिखा है, बुकिंग ऑफ डायमेंशंस। ये लिखने की बात हो रही है, बुकिंग मतलब नोट डाउन करते हैं ना,
डायमेंशंस मतलब दूरियां। तो इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? जैसे मान लो किसी ने लिखा 2 मीटर मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.6 ऐसा लिखा है। तो इसका सीक्वेंस ये होना चाहिए कि पहले लेंथ लिखना है, उसके बाद ब्रेड्थ या विड्थ लिखनी है। ब्रेड्थ या विड्थ एक ही चीज़ है, दो नाम है, चीज़ एक ही है। और उसके बाद तीसरी नंबर पे लिखना है या तो हाइट या डेप्थ या थिकनेस। ये सीक्वेंस फॉलो करना है। तो जैसा मैंने बोला, अगर किसी ने बुक में लिख रखा है 2 मीटर बाय 0.6 बाय 0.4, तो 2 मीटर पहले लिखा है तो वो लेंथ होना चाहिए, फिर 0.6 लिखा है तो ब्रेड्थ होना चाहिए या विड्थ होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए। पहले लंबाई फिर चौड़ाई, उसके बाद आ जाती है या तो हाइट रहती है। अगर लंबा जो कॉलम है तो हाइट बोलते हैं, अगर वो बीम है तो वर्टिकल दिशा में उसकी जो अपन ने नापी वो हाइट नहीं, फिर वो डेप्थ कहलाती है। और अगर वो चपटी चीज़ है जैसे कि स्लैब, छत की स्लैब, तो फिर उसको थिकनेस भी कहते हैं, डेप्थ भी कहते हैं। तो सीक्वेंस यही होना चाहिए, एल, बी और एच या हाइट या डेप्थ या थिकनेस। तीसरी बात, मेजरमेंट में द मेजरमेंट फॉर द सेम आइटम ऑफ वर्क अंडर डिफरेंट कंडीशन शुड बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। अगर मेजरमेंट की कंडीशन अलग है तो उसे रिकॉर्ड भी अलग अलग करना है। चौथा, मेजरमेंट, ऑल द डायमेंशन शेल बी मेजर्ड इन डेसिमल सिस्टम। सारे डायमेंशन को डेसिमल सिस्टम को फॉलो करते हुए ही अपन को मेजरमेंट करना है। तो बहुत मामूली बातें हैं, इसे क्या समझा है। डेसिमल सिस्टम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसके बाद पॉइंट में आ जाता है। तो पॉइंट में आ जाता है तो प्रिसीजन रखना है कितना, हर लंबाई को या हर डिस्टेंस को 0.01 मीटर तक की एक्यूरेसी तक मेज़र करना है। ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर में हुए 1 मीटर में हुए 100 सेंटीमीटर। तो 0.01 मीटर है, मतलब 100 का गुणा कर दो तो आएगा 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या लिखा है इसमें, हर डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर तक की एक्यूरेसी तक मेजरमेंट करना है। अगला लिखा है, एरिया शेल बी वर्कड आउट टू द नियरेस्ट ऑफ 0.01 मीटर स्क्वायर। मतलब जब दूरियां अपन नाप लेंगे उसके बाद एरिया का कैलकुलेशन करेंगे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से, तो फिर एरिया आया जैसे मान लो 4.9356 मीटर स्क्वायर। तो इसमें तुम लोग क्या करोगे, उसे राउंड ऑफ कर दोगे। तो 4.93 आया तो इसको 5 नहीं बना देना है, 4.93 है ना, तो 3 को राउंड ऑफ कर सकते हो बस। तो 0.01 मीटर स्क्वायर तक एक्यूरेट रखना है। फिर लिखा है, वॉल्यूम को भी इसी तरह से अगर कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू निकालेंगे तो उसे भी 0.01 मीटर क्यूब तक एक्यूरेट कर रखना है। मतलब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है कैलकुलेशन। ऐसा नहीं कि 4.9 कर दिया और बाकी का भूल गए, बाकी का छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ और पॉइंट भी हैं। बिल ऑफ क्वांटिटीज शेल फुली डिस्क्राइब द मटेरियल। ये बिल, जैसे अपन दुकान पे जाते हैं कोई सामान खरीदते हैं तो बिल मिल जाता है, ये वो बिल की बात नहीं हो रही है। असल में जो मैंने बताया था, एक मेज़रमेंट फॉर्म होता है, फार्म, जिसे पेन से अपन भर सकते हैं। उसमें अपन ये लिख सकते हैं कि कितना कंक्रीट का कार्य हुआ, इतने मीटर क्यूब हुआ, लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ कितनी थी, वो सब लिखने के बाद कैलकुलेट करके कितना मीटर क्यूब हुआ। तो वो जो मेज़रमेंट का फॉर्म है उसे बिल भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है सरकारी सिस्टम में वो मेज़रमेंट का फॉर्म लेके कितना कार्य हो चुका है उसकी नप्ती करके उस मेज़रमेंट फॉर्म में भर देते हैं। फिर उसको सबमिट करते हैं ठेकेदार
जो भी डिपार्टमेंट का कार्य हो रहा है वहाँ के ऑफिस में, फिर उस चीज़ को आके कोई वेरीफाई भी करते हैं कि जितना उसमें लिखा है मेजरमेंट फॉर्म में क्या उतना ही काम हुआ है। और अगर वो सही पाया जाता है और जो भी प्रोसेस पूरी हो जाती है तो फिर उससे पेमेंट मिलता है। तो इसलिए इसको बिल लगाना भी कहते हैं। आप अगर नौकरी में गए तो ये 100% मैं श्योर हूँ इस बात से कि ये आपको बिल लगाने का काम पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप नौकरी पे जाओ और ये काम ना करना पड़े। ये इतना कठिन नहीं है, बहुत मज़ेदार भी काम है। नापना ही तो है। इंच टेप से वैसे भी अपन ज़िंदगी में कई बार कई चीज़ें नापते हैं। 7वां पॉइंट है, मेजरमेंट शुड बी फॉर द फिनिश्ड आइटम ऑफ वर्क। जो कार्य आधा अधूरा है उसका मेजरमेंट नहीं करने का है। जो कार्य फिनिश हो गया, पूरा हो गया है, उस आइटम ऑफ वर्क को ही मेजरमेंट करके लिखते हैं। जो आधा है काम हुआ है वो पता ही नहीं है पूरा होगा कि नहीं, उसको कैसे मेजर कर लोगे। समझ गए। 8वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट है ये, मेथड ऑफ मेजरमेंट शुड बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्कूल में पहनते थे, उसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी होती? सबकी एक जैसी होती है। मेथड ऑफ मेजरमेंट शुड बी यूनिफॉर्म। एक ही बिल्डिंग में कई जगह पर नपती हो रही है, उसे नापने का जो भी तरीका अपनाया जा रहा है वो एक जैसा ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अपन टोटल स्टेशन से भी कुछ दूरियां मेज़र कर सकते हैं। टोटल स्टेशन अगर आपने सर्वेइंग में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करके अपन टेक्योमेट्री से भी दूरियां नाप सकते हैं, टेप से भी नाप सकते हैं, हो सकता है कोई सुतली से नाप सकता है। हालांकि वो तरीका बिल्कुल सही नहीं है। तो कई तरीकों से नपती की जा सकती है, लेकिन हमेशा एक ही तरीका अपनाना है पूरे बिल्डिंग के लिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे किसी और तरीके से नाप लिया और दूसरी जगह किसी और तरीके से नाप लिया। तो आज का वीडियो में क्या पढ़ा? एक तो सबसे पहले IS 1200 कोड, ये गूगल पे सर्च करो, इसे पढ़ो। इसमें यही सब नियम लिखे हैं जो अभी मैंने बताए, कोई मन से थोड़ी है ये सब। फिर अपन ने दो चीज़ पढ़ी, एक तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिट मेजरमेंट, उसूल आदर्श, और फिर जनरल रूल्स फॉर मेजरमेंट, रूल्स। अब एक काम करो, इतना पढ़ लिया है तो असाइनमेंट भी लिख लो, वही लिखो जो आज पढ़ा है। शॉर्ट नोट लिखो, एक तो जनरल प्रिंसिपल फॉर यूनिट मेजरमेंट, क्योंकि मान लो इसका सवाल आया तो क्या लिखोगे, फिर ऐसे याद थोड़ी रहेगा वीडियो देख के। और दूसरा सवाल लिख लो, शॉर्ट नोट अबाउट जनरल रूल्स फॉर मेजरमेंट, प्रिंसिपल और रूल्स। अगले लेक्चर में मेजरमेंट में कितनी एक्यूरेसी रखनी है उसके बारे में पढ़ाएंगे। ये किताब पढ़ो, बढ़िया है। और भी कुछ कुछ मालूम पड़ेंगे, बिंदु, बातें, अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है।